So guys, what's up? Welcome back to the amazing class of CA Inter Law. Welcome to the channel. And जो बच्चे आज पहली बार यहाँ पर चैनल पर नए नोने क्यूट बच्चे आए हैं, वेलकम टू द चैनल एंड very good afternoon to all of you, very good मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चे बाद में भी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो इसलिए सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून। एंड हम लोग यहां पर मिले हैं फॉर द राइटिंग प्रैक्टिस। हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले किस चीज की? लॉ की, ठीक है। बट राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट अभी करेंगे, उससे पहले क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है तो काफी सारी बातें अपन आज डिस्कस कर लेंगे। कुछ बातें आज ही समझनी बहुत जरूरी हैं और वो चीजें अगर हमको समझ में आ गई तो डेली तुम लोग जो टेलीग्राम में परेशान हो रहे हो, डेली टेलीग्राम में पूछ रहे हो, कोई इधर पूछ रहा है, कोई उधर कुछ पूछ रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें पहले ही आज अपन 5 मिनट लगाकर डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट में तुमसे बात करूंगा, 5 मिनट में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा और इसके बाद हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है सर। सो इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल तो अभी के अभी चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले तो मैं बोल रहा हूं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, मैं बता रहा हूं मजे आ जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि जो कंटेंट तुमको चैनल पे मिलेगा दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। वो बहुत हेल्प करने वाला है फॉर एग्जामिनेशन। लास्ट प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी जो बच्चों ने बैचेस अटेंड करे हैं डेफिनेटली उनको काफी फायदा हुआ, काफी बेनिफिट रहा, काफी अच्छे मार्क्स से वो क्लियर कर गए, तो आपके भी मजे आ जाने वाले हैं, ठीक है सर, राइट। और इतने सारे बच्चे लाइव हो और वीडियो तुम लोग लाइक करते नहीं हो। डेली भगवान जो डेली क्लास लाइक करेगा उसके एकदम बढ़िया नंबर आ जाने चाहिए और जो सब्सक्राइब कर देगा उसकी तो एग्जाम्पशन होगी, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनना जरा आराम से, जो मैं बोलने जा रहा हूं लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे एंड पीडीएफ जो थी वो कहां मिलेगी, क्या है, कैसे है, मैं सारी चीजें जो अभी बता दूंगा। पहले मेरी बात ध्यान से सुनना सर। क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप सारे चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे कराओगे? हाँ, सारे चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। सारे चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस यूट्यूब पे होगी। कितने बजे होगी? 2:30 बजे। लेक्चर जो होगा वो 2:30 बजे ही होगा। 2:30 पे लेक्चर स्टार्ट होगा। अब कोई चैप्टर अगर बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है वो 4 बजे खत्म होगा, कोई चैप्टर हो सकता है वो 4:30 खत्म होगा। बट ऐसा श्योर नहीं है कि डेली मुझे 1 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस लेनी है, 1.5 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस लेनी है, 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस लेनी है। मैं जितने क्वेश्चन मुझे लगता होगा कि मुझे इतने क्वेश्चन कराने अभी चाहिए, इतने क्वेश्चन जरूरी हैं जिससे तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सब कवरेज हो जाएगा, उतने टाइम जो है मैं आपको उतने टाइम में क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, तो सारे चैप्टर कवर होने वाले हैं। बार हर लेक्चर के अंदर कोई भी बच्चा कंफ्यूज रहेगा। अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि कोई नया बच्चा सीधा चैप्टर 3 में आता है, कई बार किसी के सामने सीधा चैप्टर 3 की वीडियो आती है तो वो सीधा 3 में ज्वाइन करता है। तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा 3 में ज्वाइन करेगा, 2 में ज्वाइन करेगा, कोई भी चैप्टर में ज्वाइन करेगा तो आप लाइव रहोगे तो आप बच्चे को बता देना सारे चैप्टर के क्वेश्चन होने वाले हैं, कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। सेकंड चीज, क्या सर मैं ये चैप्टर कर लूं, क्वेश्चंस कर लूं और इससे मेरी कवरेज हो जाएगी? तो आंसर इज एब्सोल्युटली नो। आपको ये नहीं करना है, पहले रिवीजन करनी है, उसके बाद आपको चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन से टॉपिक नहीं समझे जाते। टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं की है तो मैं बोलता हूं पहले जाकर चैप्टर रिवाइज करो, उसके बाद आप क्वेश्चंस करो। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। पहले आप क्वेश्चंस कर रहे हो और फिर उसके बाद आप चैप्टर रिवाइज करने बैठ रहे हो, एब्सोल्युटली गलत है, ये नहीं करना आपको। तो पहले आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द चैप्टर। सर हम रिवीजन कहां से करेंगे? तो अभी जो मैंने लाइव रिवीजन ली थी, आप चैनल पे जाओ, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट ओपन करो और प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर के रिवीजन लेक्चर दिखेंगे। वो रिवीजन लेक्चर के थ्रू आप सारी रिवीजन आराम से कर सकते हो। और जिन बच्चों ने रिवीजन जो है वो अटेंड कर रखी है, वो ऑलरेडी आपको दिख जाएगी कि काफी सारे बच्चों ने पहले भी रिवीजन अटेंड की थी। आप रिवीजन देखना, रिवीजन से आपके सारे चैप्टर जो है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है सर। उसके बाद तीसरी चीज, सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन से चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस किस दिन होने वाली है? आप किस दिन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस कराने वाले हो, किस दिन कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं होने वाले हैं, मतलब कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए मैं बोलूंगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।
कभी कभी ऐसा भी रहेगा कि हम लोग डेली डेली भी क्लास रखेंगे, ठीक है। ऐसा भी रहेगा कि मान लो आज है क्लास, फिर कल भी है, और अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो हो सकता है मैं बीच में तुम्हें गैप दूंगा कि आप एक काम करना, बीच में एक दिन का गैप ले लो, प्रॉपरली चैप्टर रिवाइज करो। जैसे आज हमने चैप्टर 1 करा, कल आप पूरा चैप्टर 2 रिवाइज कर लेना, परसों मैं राइटिंग प्रैक्टिस रखूंगा चैप्टर नंबर 2 की, तो अपना चैप्टर नंबर 2 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो रिवीजन है वो भी साथ साथ होती जाएगी, और मेरे साथ साथ तुम यहां पर लाइव जो है क्वेश्चन आंसर्स भी करते जाओगे। तो कौन से चैप्टर का क्या चीज रहेगी वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, बट टेलीग्राम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन भी तो करना पड़ेगा ना। सर टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वो आपको ज्वाइन करना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद सर एक बार बताओ, आप हर चैप्टर के कितने क्वेश्चंस कराने वाले हो, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आए और मैंने कमेंट्स भी देखे, काफी सारी वीडियोस पे कमेंट्स भी थे कि सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दो, आप 100-200 क्वेश्चन करा दो, ठीक है। एक चैप्टर के आप 50-50 क्वेश्चन करा दो, मैं तुम्हें एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी करा दूंगा ना, अल्टीमेटली वो पेपर के 5 क्वेश्चन तुमको लिख के आने हैं। मैं तुम्हें 1000 क्वेश्चन भी करा दूंगा तो भी तुमको वो 5 क्वेश्चन खुद लिख के आने पेपर में। तो जब तक तुम खुद से नहीं करोगे, आपको ये हैबिट ही डेवलप नहीं होगी कि आपको लिखना कैसे है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जब तक मैं बोल रहा हूं मैं आपको 5 क्वेश्चन करा दूं, मैं आपको 500 क्वेश्चन करा दूं, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप खुद से कितने क्वेश्चंस लिख के देख रहे हो। तो सर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं जो कोशिश करूंगा, देखो 15 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स में मिला जुला के कहीं ना कहीं 100+ 120+ क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें कराने वाला हूं। फिर इतने सारे क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें करा दूंगा, ठीक है। 100 पार क्वेश्चंस तो मैं तुम्हें करा दूंगा 15 के 15 चैप्टर्स के मिला के। बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, प्लीज ये बैच का फायदा तुमको तब ज्यादा दिखेगा जब आप खुद से लिखोगे। आप सिर्फ क्लास देख लो, अभी मेरे साथ 5 क्वेश्चंस लिख लो, आप उसको छोड़ो, आप ये देखो कि आपको अपने से भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो अपने से कैसे करना है, मैं उसके लिए एक चीज और बेटर कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए। जैसे मैंने आज चैप्टर 1 कराया, ठीक है, मैंने आज चैप्टर 1 के क्वेश्चंस अभी मैं कराऊंगा, मैंने तुमको सिखा दिया कि कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, तुमको चीजें समझ में आने लग गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो एक दिन तुमको बीच में मिलेगा ना, मैं उसमें टेलीग्राम में एक क्वेश्चन की इमेज डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में आई विल पुट 1 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं उधर डाल दूंगा। उसके बाद तुम उसे अपने आप से लिख के देखो ठीक है। जब मैं क्वेश्चन डालूंगा या तो उसी समय या थोड़ी देर बाद मैं उसका आंसर भी डाल दूंगा। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको वहां पे दिखेगा। आप क्वेश्चन जब लिख के देखोगे, राइट इट डाउन एंड देन चेक इट विद दैट आंसर कि क्या तुमने वो जो सेल्फ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है वो सही से लिखा, नहीं लिखा। एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं डेली बेसिस पे, जैसे ये टेलीग्राम में होगा, टेलीग्राम में मैं तुमको वो क्वेश्चन दे दूंगा, राइट। उसके बाद ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट ना चैनल पे हैं, ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट चैनल पे हैं, 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की चैनल पे हैं। मैं उसका भी तरीका बताता हूं तुम्हारी और बेटर प्रैक्टिस करने का। आपको क्या करना है, आपने ये कर लिया, मेरे साथ ये वाली लाइव अटेंड करना, उसके बाद जो आप बोल रहे हो ना मेरे को टेस्ट देना है, तो वो डली तो हुई है प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट को खोलो, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिलेंगी। और मैं थोड़ा और इजी करने के लिए ऐसा करूंगा, उन प्लेलिस्ट के सारे पीडीएफ्स का एक हाइपर लिंक बना के वो डाल दूंगा टेलीग्राम में, पिन कर दूंगा, ठीक है। आप वो टेलीग्राम, आपने मान लो आज 4th चैप्टर पढ़ना है, आपने 4th चैप्टर खोला, यू जस्ट पिकअप द चैप्टर नंबर 4, उसकी पीडीएफ डाउनलोड करो और क्वेश्चन जो उसमें दिए हुए वो लिखने बैठ जाओ। जहां पर अटको वहां पे वो वाली वीडियो तुम्हारे पास है ही है, उसको ओपन करके देख लो, उसमें कहां गड़बड़ कर रहे हो, उसका जो आंसर मैंने लिखवाया हुआ है वो वहां से रेफर कर सकते हो। जितने क्वेश्चंस मैं तुमको यहां कराऊंगा वो तुम्हारे मेरे साथ कवर हो जाएंगे। टेलीग्राम में तुम्हें एक क्वेश्चन मैं दे दूंगा, फिर जो पुराने वाली प्लेलिस्ट है, अगर तुमको उससे सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करने हैं तो करो, मैं तो बोल रहा हूं करो, बट ये सब आपको करना पड़ेगा। अब आप सोचो कि मैं तुमको 500 क्वेश्चन करा दूं, तो मेरे 500 कराने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें 5 कराऊं या मैं तुम्हें 500 कराऊं, मैं जो चीजें सिखाऊंगा मैं वो 5 में भी उतने अच्छे से सिखाऊंगा। बट उसके बाद क्या होगा, आप तब तक पेपर में नहीं लिख पाओगे जब तक आप खुद नहीं लिखोगे। तो आपको प्लीज खुद से लिखने की हैबिट डालनी पड़ेगी। यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन। आपको प्लीज एक बार खुद तो लिखना पड़ेगा। जब तक आप खुद नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सर आप सिर्फ आंसर्स लिखवाओगे या सारी चीजें बताने वाले हो? मैं साथ साथ डिस्कस करता चलूंगा कहां कहां पर क्या चीजों को हाईलाइट करना है, क्या चीजें लिखनी जरूरी है, क्या चीजें लिखनी जरूरी नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए कितना कंटेंट लिखना है। व्हेन यू विल राइट डाउन द आंसर्स विद मी, यू विल गेट एन आइडिया कि हमको क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। ठीक है क्या सर, जो पहले वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, अभी जो आप क्वेश्चंस कराओगे ये वाली प्लेलिस्ट वो वाली प्लेलिस्ट से अलग है,
ऑलमोस्ट क्वेश्चंस मैं चेंज ही करके डालूंगा, क्योंकि वही वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। पर अगर कोई एक दो क्वेश्चन पुराने वाले जो अच्छे क्वेश्चन है मुझे वो भी दोबारा लिखवाने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट आने वाला है, तो वो बच्चे अभी जनवरी में पहली बार पेपर देंगे, पहली बार वो लेक्चर देख रहे हैं। तो अगर मेरे को कुछ क्वेश्चन पुराने वाले भी उठाने पड़े तो मैं उठाऊंगा, बट वो मैं लास्ट में कराऊंगा, सो दैट कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने वो वाली प्लेलिस्ट देख ली और फिर वो ये वाले क्वेश्चन भी कर रहा है, तो लास्ट वाले जब रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो तुम उसके बाद चले जाना, दैट विल बी इजी फॉर यू। ठीक है सर। तो सारे क्वेश्चन जो आपके पुराने वाले हैं, ये सारी कहानी मैंने तुमको बता दी, और मैंने बोल दिया जो भी आपको चीज रहेगी उस चीज के लिए आप क्या कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उस पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएगी। राइट, तो ये मेरे को थोड़ी सी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुमको सारी बातें पहले से बता दी हैं, ऑल दो 10 मिनट लगे, बट सारी चीजें ये ध्यान रखना, ये डेली बेसिस पे अपने को ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। राइट, चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, एंड अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार मुझे सब लोग चैट में लिख के बता देंगे यस सर वी आर रेडी। एक बार हम सब लोग चैट में लिख के बता देंगे यस सर वी आर रेडी टू स्टार्ट द राइटिंग प्रैक्टिस। लेट्स गो। चलो, और देख लो, तुमको ये सब करने के बाद ना मैं बोल रहा हूं कम से कम 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, कम से कम 70 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। मेरे को इधर जितने बच्चे लाइव दिख रहे हैं, आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन टू कमेंट दैट यस आई विल स्कोर 70 प्लस। मैं 70 प्लस मार्क्स लेके आऊंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसके लिए फुल मेहनत करूंगा और मैं 70 प्लस लेके आऊंगा लॉ में। इस अटेम्प्ट में मुझे 70 प्लस चाहिए, मतलब चाहिए। मैं आईसीआई से बदला ले लूंगा, मेरे को 70 प्लस लेके आने हैं। राइट सर। चलो नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। जब भी आप कभी भी कोई क्वेश्चन को पढ़ो, हमेशा क्या करना चाहिए, आप जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इटसेल्फ। स्टार्ट से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। कभी भी क्या होता है, तुम लोग सीधा डेटा, अगर मान लो कोई डेटा वाला क्वेश्चन आता है, हम सीधा डेटा पे कूद जाते हैं, अच्छा ये 1 लाख है, ये 2 लाख है, ऐसा है। हमेशा क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद स्टार्ट राइटिंग द आंसर। जब भी आंसर लिखो तो पहले दिमाग में ये चीज बना लो, पहले एक आंसर दिमाग में फ्रेम कर लो कि मुझे क्या आंसर लिखना है। आई हैव सीन मल्टीपल आंसर शीट्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिसमें उन्होंने 2 वर्ड लिखे, फिर काटा, कुछ ऐसा काटा वाटा किया हुआ है, फिर उसके बाद 4 वर्ड्स लिखे, फिर कुछ काटा हुआ है। तो एक पेज पे इतनी सारी कटिंग हो जाती क्योंकि आपने आंसर फ्रेम ही नहीं करा, आपने सीधा बिना सोचे समझे लिखना शुरू कर दिया। लेटर ऑन यू आर रियलाइजिंग स्पॉन्टेनियसली कि मेरे को ये चीजें लिखनी है, नहीं लिखनी है, और आप उसे काटे जा रहे हो। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, पढ़ो। क्रॉस लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, एक कंपनी थी क्रॉस लिमिटेड, और वो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से बनी थी। जबकि XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है ये एक कंपनी है, एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, 2 कंपनीज के बारे में बात हो रही है, एक ये क्रॉस लिमिटेड के बारे में बात हो रही है, ये बनी है कंपनीज एक्ट 1956 में, और XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो है ये बनी है कंपनीज एक्ट 2013 में। राइट सर। आगे सुनेंगे। XYZ प्राइवेट लिमिटेड has issued 1 lakh convertible preference share carrying the voting right। 1 लाख इन्होंने क्या करे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे जिसमें वोटिंग राइट भी है, एंड उसके बाद इन्होंने 10 लाख इक्विटी शेयर इशू करे। ठीक है सर, ये शेयर्स किसके हैं, ये शेयर्स हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। ओके सर। क्रॉस लिमिटेड इज होल्डिंग ऑल द प्रेफरेंस शेयर। अब ये जो क्रॉस लिमिटेड है, यानी मैं ऐसे समझाता हूं, एक प्राइवेट कंपनी है, कौन सी प्राइवेट कंपनी, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो है 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं और इसके 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ओके सर। अब जो ये क्रॉस लिमिटेड है ना, क्रॉस लिमिटेड इसके सारे प्रेफरेंस शेयर होल्ड करती है। द क्रॉस लिमिटेड होल्ड ऑल द प्रेफरेंस शेयर एंड 1 लाख इक्विटी शेयर। आपको बताना है क्या कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्रॉस लिमिटेड पे एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। भाई एक बात बताओ, क्रॉस लिमिटेड चाहे कंपनीज एक्ट 1956 में बनी थी, बट कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी की डेफिनेशन कहां दी हुई है। अगर आपको क्लॉज याद है तो मुझे बता दो सेक्शन और क्लॉज क्या था कंपनी की डेफिनेशन का, और जो बच्चा आंसर करेगा, ठीक है, उसी को ये समझ में आएगा कि मेरे को याद आ रही है नहीं आ रही है चीजें। यहां पर ऐसा नहीं है कि मूवी चल रही है और तुम बैठ के पॉपकॉर्न खा के देख रहे हो। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर्स। कॉपी पे भी लिखना है, इधर चैट में भी आंसर देना है। लाइव का मतलब ही यही होता है। सर सेक्शन 2 क्लॉज 20 होता था, और 2 क्लॉज 20
टू क्लॉज 20 बोलता था कंपनी का मतलब क्या होता है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो पुराने वाले कंपनी लॉ पे भी क्या लगेगा, कंपनीज एक्ट लगेगा। यस और नो? यस सर, पुराने वाले कंपनीज एक्ट पे भी कंपनी लॉ कंपनीज एक्ट लगेगा। तो पुरानी वाली कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। तो इट इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी, यस इट इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी? तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मुझे याद आ रही है, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन होती थी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 71, और वो बोलता था पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। एंड सेकेंड चीज वो ये बोलता था कि पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो सब्सिडरी होती है किसकी, अगर कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक मानी जाती है। इफ देयर इज अ प्राइवेट कंपनी बट दैट इज द सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो उसे भी हम क्या मानते हैं, उसे भी हम पब्लिक कंपनी मानते हैं। तो पहले मैं यहां पर लिखना शुरू करूंगा, मेरे को एक तो एप्लीकेबिलिटी वाला प्रोविजन बताना है और दूसरा मुझे प्रोविजन बताना है सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी वाला। कभी भी अगर आपको पेपर में सेक्शन नंबर ना याद आए, आपको लगता है सर मेरे को सेक्शन नंबर नहीं याद आ रहा, क्योंकि मोस्टली जनता का डाउट होता है कि सर सेक्शन नंबर अगर भूल गए तो भूल गए तो कोई बात नहीं, आपको गलत सेक्शन नंबर कोट करके नहीं आना। इफ यू आर 1000% श्योर दैट यस दिस इज द करेक्ट सेक्शन, दिस इज द सबसेक्शन, दिस इज द क्लॉज, तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा। अगर गलत लिखा तो मैं बता रहा हूं नंबर कटने के चांसेस होते हैं। आई हैव सीन अ शीट, आंसर शीट मैंने अब भी देखी, एक बच्चे ने पूरा करेक्ट आंसर लिखा हुआ था पर उसमें फॉरेन कंपनी का आंसर लिखा था और ऊपर लिख दिया एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा, एज पर द प्रोविजंस ऑफ फेमा लिखा हुआ है और नीचे आंसर सही लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी का, बट इंस्टीट्यूट ने मार्क्स नहीं दे रखे। भाई गड़बड़ कर दी ना अगर तुमने ये, और ये कोई मेरे को नहीं लगता इंटेंशनली गलती हुई, कई बार प्रेशर में बंदा गलत लिख देता है। फॉरेन कंपनी का क्वेश्चन लिख रहा है और ऊपर क्या लिख रहा है, फेमा, तो आपको गलत नहीं लिखना। अगर आपको सेक्शन नंबर याद आ रहा है लिख दो, करेक्ट याद है तो लिखो, नहीं याद तो छोड़ दो, सिर्फ लिखो एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या लिखोगे आप, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, आज वाली क्लास में बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो हर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो करनी है, वो सेम चीज तो हर चैप्टर के लिए फॉलो होंगी ना। तो आपको कभी भी जब क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट व्हाट यू हैव टू राइट इज कि आपको अगर सेक्शन याद है लिखो, नहीं याद एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, लिखो अब मेरे साथ आंसर एज पर सेक्शन 1। पहले मैं फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिख रहा हूं, एज पर सेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट 2013। सर अगर सेक्शन नंबर करेक्ट लिखा है बट सबसेक्शन गलत नहीं लिखा, सबसेक्शन नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा। नहीं, आपको इतना अंदर तो जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं वो सेक्शन से इंप्रेस हो जाएगा। अगर आपने सेक्शन नंबर लिख दिया और वो सही है तो तब भी ठीक है, बट अगर नहीं भी लिखते तो फिर कोई बात नहीं। ओके, एज पर सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल। सर हम पेपर में ऐसे CO एक्ट लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा एक आंसर तो लिखना है, एक ही आंसर तो लिखना है पेपर में, तो पूरा लिख लेना, उधर पूरा लिख लेना कंपनीज एक्ट। तो एज पर सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब क्योंकि आपका आंसर इस पॉइंट पे बेस्ड है कि ये प्रीवियस कंपनी लॉ पे भी लगेगा, तो जिस चीज पे आंसर बेस्ड है, कीवर्ड का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लाल कर दिया, कुछ भी हरा कर दिया, कुछ भी हाईलाइट कर दिया। आपको हाईलाइट उस चीज को करना होता है जिसको पढ़ के आंसर का क्रक्स निकले। आप अपना जो कंक्लूजन देने वाले हो वो किन वर्ड्स पे देने वाले हो, उन वर्ड्स को हाईलाइट करना होता है, उन वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, उन वर्ड्स को हाईलाइट करना है। तो जैसे मैंने बोला कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में भी कंपनी बनेगी तो भी हम उस पर ही अप्लाई करेंगे। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 1 में क्या बताया हुआ है कि कंपनीज एक्ट अप्लाई किस पे होता है।
तो इसने एप्लीकेबिलिटी पूछी है, इसने ये नहीं पूछा कि वो कंपनी है या नहीं है। अगर वो बोलता कि ये कंपनी है या नहीं है तो मैं आंसर लिखता सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब से ये कंपनी है। इसने पूछा वेदर द प्रोविजन आर एप्लीकेबल और नॉट, तो सेक्शन नंबर 1 अगर आप देखोगे बुक में, मैं आपको दिखा देता हूं, सेक्शन नंबर 1 आपको याद आ जाएगा देख के मेरे ख्याल से। सेक्शन नंबर 1 के अंदर एप्लीकेबिलिटी की बात होती थी और यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं। ये प्रोविजन पे क्वेश्चन है, that the provision of this act shall apply to the company incorporated under this act or any other previous company law। तो इस पे आपको आंसर लिखना है, समझे? तो इसलिए मैंने यहां पर ये आंसर दिया। उसके बाद मैं चलूंगा तो कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो अप्लाइज टू क्रॉस लिमिटेड। ये क्रॉस लिमिटेड को भी क्या होगा, अप्लाई होगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद मैं आऊंगा सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, क्या ये पब्लिक कंपनी है? तो मेरी बात सुनो, मैं तुमको पहले समझाता हूं, हर क्वेश्चन में समझाऊंगा उसके बाद लिखवा दूंगा, ठीक है? मेरी बात सुनना। ये बोल रहा है कि ये जो क्रॉस लिमिटेड है ना, इसके पास इस कंपनी के 1 लाख तो कौन से शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है? और मैं बोलूंगा इसके पास इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं? इसके पास इस कंपनी के 10 लाख इक्विटी शेयर में से 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इन्होंने बोला 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले। ध्यान से समझना, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर हैं 100 रुपए वाले, तो मैं बोलूं टोटल वैल्यू हो गई 1 करोड़। टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1 करोड़। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी हो गई आपकी, 1 करोड़। आपके 10 लाख इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो ये भी कैपिटल कितनी हो गई, 1 करोड़। और अगर आपको पता हो तो सेक्शन नंबर 47 बोलता है कि आपके जो वोटिंग राइट्स होते हैं ना, दे आर इन द प्रपोर्शन टू द पेड अप शेयर कैपिटल। वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो इन प्रपोर्शन टू पेड अप शेयर कैपिटल होते हैं। तो मैंने बोला इस केस में क्योंकि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास भी वोटिंग राइट्स हैं, तो 1 लाख वोटिंग राइट्स ही हो गए और 1 लाख के वोटिंग राइट्स ही हो गए। तो टोटल वोटिंग पावर कंपनी में कितनी है? कंपनी में टोटल वोटिंग पावर है ऑफ द वैल्यू 2 करोड़। कंपनी में टोटल वोटिंग पावर है ऑफ द वैल्यू 2 करोड़, 2 करोड़ की कैपिटल की वोटिंग पावर है। पहले मुझे यहां तक बताओ, ये पॉइंट समझ में आया? 2 करोड़ की वैल्यू की टोटल वोटिंग पावर है। ये लिखना नहीं है अभी कुछ भी, तुम्हें समझा रहा हूं। 2 करोड़ की वोटिंग पावर है। अब उसमें से क्रॉस के पास कितने शेयर हैं? मैं बोलूं सारे के सारे ये वाले शेयर तो है ही हैं, तो 1 करोड़ की वोटिंग पावर तो प्रेफरेंस वाली पूरी उसके पास चली गई। 1 करोड़ की प्रेफरेंस वाली पूरी वोटिंग पावर उसके पास चली गई और इसमें से 10 लाख की वोटिंग पावर और चली गई। क्यों? 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, वो भी तो क्रॉस के पास हैं। तो क्रॉस के पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है और क्रॉस के पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, तो टोटल 1.1 सीआर की वोटिंग पावर क्रॉस के पास है। XYZ की कंपनी की टोटल वोटिंग पावर 2 करोड़ की है और उसमें से 1.1 सीआर की वोटिंग पावर इज विद द क्रॉस। तो क्या मैं बोलूं आपके पास 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आ गई है? और अगर आपके पास XYZ की 50% से ज्यादा वोटिंग पावर आ गई है तो आप उसके होल्डिंग बन गए, वो आपका सब्सिडरी बन गया। और अगर वो आपका सब्सिडरी बन गया तो भैया वो आपकी जो सब्सिडरी है वो प्राइवेट कंपनी है, बट वो सब्सिडरी बन गया किसकी? एक पब्लिक कंपनी की, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक माना जाएगा। ये क्वेश्चन मुझे मिला भाई साहब, क्या अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब देखने में लग रहा है कि कितना छुटकू सा क्वेश्चन है, पर बैंड बजाने वाला क्वेश्चन है ये। बैंड बजाने वाला क्वेश्चन है ये। आप देख रहे हो, मुझे सब लोग एक बार बताएंगे ये पूरा टॉपिक जो मैंने समझाया क्या आपको ये समझ में आ गया है कि भाई 1 लाख प्रेफरेंस शेयर थे 100 रुपए के और 1 करोड़ की वोटिंग पावर प्रेफरेंस शेयर्स में थी और उसके बाद 10 लाख इक्विटी शेयर थे 10 रुपए वाले, तो 1 करोड़ की वोटिंग पावर इक्विटी शेयर्स में थी। टोटल वोटिंग पावर ऑफ द कंपनी वाज 2 करोड़ और 2 करोड़ में से 1.1 करोड़ की वोटिंग पावर किसके पास आ रखी है? क्रॉस लिमिटेड के पास। तो हम बोलेंगे क्रॉस बिकम्स द होल्डिंग एंड दैट कंपनी बिकम्स द सब्सिडरी, एंड व्हेन अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी तो देन इट इज कॉल्ड एज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। अब यहां पर सर क्या हमको होल्डिंग सब्सिडरी का प्रोविजन भी रेफर करना है? नहीं, आपको सिर्फ उसने पूछा है बताओ ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है, तो मेरे को यहां होल्डिंग सब्सिडरी बताने की जरूरत नहीं है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी बताना शुरू कर देंगे। एक कंपनी उसकी सब्सिडरी तब बनेगी जब उसका मोर देन 50% वोटिंग पावर हमारे पास आएगा। उसने नहीं पूछा, उसने सिर्फ आपसे पूछा कि भैया मुझे पब्लिक कंपनी का प्रोविजन बताओ, तो आप पब्लिक वाली लाइन में ही लिंक करके बता दोगे बिकॉज वी आर हैविंग मोर देन 50% वोटिंग पावर इट इज बिकमिंग सब्सिडरी एंड पब्लिक। तुम्हें फोकस पब्लिक कंपनी पे रखना है कि पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ऐसा बोलती है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ऐसा बोलती है कि
जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी होती है वो पब्लिक मानी जाती है। तुम्हें उस लाइन पे फोकस रखना है, उस पे आंसर है ये, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, राइट। अब मेरे साथ लिखो इसका आंसर फटाफट से, जल्दी 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 से, अच्छे अच्छे बच्चों की तरह लिखेंगे, फटाफट लिखो। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2। और अगर हमको बीच में सब्सिडरी को लिंक करना भी है ना, तो सब्सिडरी की पूरी डेफिनेशन हम लिंक नहीं करेंगे। अगर मेरे को और बेटर आंसर प्रेजेंट करना है, आई विल राइट डाउन द प्रोविजन ऑफ सब्सिडरी, बट सिर्फ इतना प्रोविजन जिससे मेरा काम बन जाए, मुझे पूरी कहानी नहीं गानी होती, ठीक है। अब वही है ना, आगे धीरे 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 जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे तो तुमको आइडिया लगेगा, राइट। सुनना जरा, एज पर लिखो, अकॉर्डिंग टू पहले लिखो, या एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71। अगर फिर बोल रहा हूं आपको याद आ जाता है सेक्शन तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या लिखोगे, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी means a company which is not a private company, which is not a private company। पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, ठीक है बेटा, ठीक है सर। आगे लिखना, एनी कंपनी which is a private company, any company which is a private company and it is subsidiary of any public company, such private company shall be deemed to be a public company। Such private company shall be deemed to be a public company। तो अब यहां लिखोगे, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है ऑफ पब्लिक कंपनी, डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, इसे पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो आप इसमें अब देखो, मैं अगर पूरी लाइन नहीं भी पढ़ूंगा, मैंने रेड वाला पढ़ा, प्राइवेट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, तो मेरा काम बन गया ना। This is how you have to select the words of your answer, that how much you have to highlight, कितना हाईलाइट करना है, क्या हाईलाइट करना है, राइट। आगे लिखेंगे, फर्दर एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, subsidiary company is a company in which holding company, point number A, control composition of board of director, control composition of board of director, या B, exercise more than 50% voting power, more than 50% voting power itself or through one or more subsidiary, or through one or more subsidiary। ये सारा आपने क्या लिखा, ये सारा आपने लिखा रेलेवेंट प्रोविजन। तो व्हेनेवर यू राइट डाउन द आंसर्स, आप लिखोगे कि मैं पहले रेलेवेंट प्रोविजंस क्या लिख रहा हूं, मैं पहले रेलेवेंट प्रोविजंस क्या लिख रहा हूं। तो मैंने लिख दिए सारे रेलेवेंट प्रोविजंस, उसके बाद मैं आ जाऊंगा किस पे, उसके बाद मैं आ जाऊंगा फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे। तो मैं यहां पे लिखूंगा फैक्ट्स एंड एनालिसिस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। In the given case, voting power of XYZ Limited, XYZ Private Limited is, तो आप यहां लिखोगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स में कितने वोटिंग राइट्स हैं, 1 करोड़, ठीक है, ये अमाउंट है, और इसके अंदर भी वोटिंग राइट्स हैं। देन उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी 1 करोड़ की है, इसमें तो वोटिंग राइट होती है तो लिखने की जरूरत नहीं है।
तो टोटल वोटिंग पावर हो गई आपकी 2 करोड़ की कैपिटल है जिसमें 2 करोड़ की वोटिंग पावर है, दैट विल बिकम योर टोटल वोटिंग पावर, दैट विल बिकम योर टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद मैं यहां लिखूंगा क्रॉस लिमिटेड होल्ड्स 1 लाख प्रेफरेंस शेयर एंड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो इट होल्ड्स equity share of 10 lakh, preference share of 1 crore. Total will be 1.1 crore. As Cross Limited holds more than 50% of voting power of, VP नहीं लिखोगे पेपर के अंदर, पेपर के अंदर जब आपको लिखना है तो पेपर के अंदर आपको लिख सर वोटिंग पावर किसका देखा जाएगा, प्रेफरेंस का, इक्विटी का या ओनली इक्विटी का। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ने दिया है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है उसमें वोटिंग राइट है तो इसलिए हम प्रेफरेंस को कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज हमेशा सिर्फ इक्विटी देखते हैं। तो 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ एज क्रॉस लिमिटेड होल्ड्स 50%, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स subsidiary of Cross Limited, becomes subsidiary of Cross Limited। क्योंकि ये 50% से ज्यादा होल्ड करते हैं तो ये सब्सिडरी बन जाएगी किसकी, क्रॉस लिमिटेड की। ये सब्सिडरी बन जाएगी क्रॉस लिमिटेड की। एंड कंक्लूजन में लिखूंगा तो एज पर सेक्शन 2 clause 71 this XYZ private limited will be considered as a public company, will be deemed as public company। ये आपकी पब्लिक कंपनी मानी जाएगी, इट विल बी डीम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। और ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन, डन डनाडन डन। एक बार मुझे फटाफट से बोल देंगे क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, क्या आपको एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आया क्वेश्चन कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? तो जल्दी से बोल देंगे यस सर, डन डनाडन डन। क्लियर जी, क्लियर सर। अब इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन छाट छाट के लाने वाला हूं मैं, जो तुमको ऐसे अच्छे अच्छे दिमाग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो तुमको ऐसे दिमागदार वाले क्वेश्चन तुमको दिखेंगे। आ जाओ जी। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जरा। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग 220 मेंबर्स ऑफ विच 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन अ कंपनी। ये वो मेंबर्स की लिमिट पे क्वेश्चन है, ये वो मेंबर की लिमिट पे क्वेश्चन है। कौन सी मेंबर की लिमिट पे? कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। पर मुझे बताओगे प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 होते हैं उसमें हम 2 लोगों को काउंट नहीं करते, तो किस किस को काउंट नहीं करते? अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि प्राइवेट कंपनी में जब हम 200 की लिमिट में लोगों को काउंट नहीं करते तो हम किस किस को काउंट नहीं करते? सर हम एक तो प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते और एक हम एक्स एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते। पर ध्यान से सुनना, एक्स एम्प्लॉय जो है वो वाले जो एक्स एम्प्लॉयज हैं वो वाले एक्स एम्प्लॉय होने चाहिए जो एम्प्लॉयमेंट में जब थे तब उन्हें शेयर मिले थे। नाउ दे सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर। अब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी बट अभी भी वो क्या है, अभी भी वो कंपनी के मेंबर बन के चल रहे हैं। यानी अब वो एम्प्लॉय नहीं है बट वो मेंबर बन के चल रहे हैं, तो उन्हें हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। पर अगर एक बार आपने शेयर बेच दिए और आपने शेयर भी बेच दिए, मतलब सपोज मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय था, मुझे शेयर्स मिले, ठीक है, उसके बाद मैंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी बट मैं आज भी मेंबर हूं, तो मैं 200 की लिमिट में काउंट नहीं होऊंगा। पर मैंने जैसे ही शेयर बेचे मैं 200 की लिमिट से बाहर आ गया, मतलब मैं उस एग्जेम्पशन से बाहर आ गया, एक्सेप्शन से बाहर आ गया। अब अगर मैं मार्केट से जाके दोबारा शेयर खरीद लेता हूं तो मुझे 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा, मुझे 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा। तो बस ये उसी पे क्वेश्चन है, सुनना जरा। एक कंपनी थी जो पब्लिक कंपनी थी जिसके अंदर कितने थे, जिसके अंदर 220 मेंबर्स थे, आउट ऑफ विच 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय इन द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 2006 से लेकर 28 जून 2016 तक, ठीक है।
इस 220 लोगों में से 25 लोग ऐसे थे जो 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 तक ये लोग कंपनी में क्या थे, एम्प्लॉय थे। बहुत अच्छे, ये लोग एम्प्लॉय थे इस टाइम में और मेंबर भी थे। दे वर अलॉटेड शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2007। इनको शेयर मिले कब थे, 1 जुलाई 2007 को। बहुत अच्छी बात है, इनको शेयर मिले थे 1 जुलाई 2007 को। ठीक है, ठीक है सर, इनको शेयर मिले थे 1 जुलाई 2007 को एंड विच वर सोल्ड बाय देम ऑन 1 अगस्त 2016। और ये इन्होंने बेचे कब, 1 अगस्त 2016 को। 1 अगस्त 2016 को इन्होंने बेच दिए। देखो इनका एम्प्लॉयमेंट सीज हुआ 28 जून 2016 को। तो क्या मैं बोलूं इस पीरियड में दे सीज टू बी द एम्प्लॉय बट कंटिन्यू टू बी द मेंबर। तो यहां तक तो सब ठीक था, यहां तक तो सब ठीक था कि हेयर दे सीज टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट हेयर दे कंटिन्यू टू बी द मेंबर। ओके, फिर 1 अगस्त को इन्होंने शेयर भी बेच दिए, तो सारा स्यापा ही खत्म हो गया। After some time, on 1st of December 2016, each of those 25 members acquired shares in the company which they are holding till date. अब इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद 1 दिसंबर को शेयर खरीद लिए। तो मुझे बताओ जो इन्होंने 1 दिसंबर को शेयर खरीद लिए, क्या उसके बाद इन्हें 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? भाई किया जाएगा, क्योंकि तुम एक्सेप्शन से बाहर आ गए। तुम्हें तब काउंट नहीं करते अगर तुम जब एम्प्लॉय थे तब तुम्हें जो शेयर मिले थे, तुम एम्प्लॉयमेंट छोड़ देते और तुम उस शेयर को कंटिन्यू करते रहते तो हम तुम्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं करते। पर तुमने यहां शेयर ही बेच दिए तो एक्सेप्शन ही खत्म हो गई, केस ही खत्म हो गया, एक्स एम्प्लॉय वाला पॉइंट ही खत्म, तो तुम यहां शेयर होल्डर माने जाओगे। 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा और आपको मेंबर को रिड्यूस करना पड़ेगा अगर आप कन्वर्ट होना चाहते हो। तो ये कंपनी खुद को कन्वर्ट करना चाहती है प्राइवेट कंपनी में। अब इसके 220 मेंबर से इसको रिड्यूस करके 200 तक लेके आना पड़ेगा। फिर इन्होंने बोला पॉइंट नंबर 2, मान लो अगर ये एम्प्लॉय 1 अप्रैल 2016 से लेकर 28 जून 2017 तक होते, मतलब 28 जून 2016 को इनकी एम्प्लॉयमेंट सीज ना होती, इनकी एम्प्लॉयमेंट सीज होती 28 जून 2017 को, क्या तब हम इनको 200 की लिमिट में काउंट करते? हाँ जी, क्या तब हम इनको 200 की लिमिट में काउंट करते? तो फिर तो सर जो 1 दिसंबर में इनको शेयर मिलते तो भी तो इनको प्रेजेंट एम्प्लॉय कैपेसिटी में शेयर मिलते। फिर जो इनको 1 दिसंबर को शेयर मिलते वो भी तो इनको प्रेजेंट कैपेसिटी में शेयर मिलते, प्रेजेंट एम्प्लॉय की कैपेसिटी में शेयर मिलते। फिर तो ये एम्प्लॉय होते ना कंपनी के, फिर थोड़ी हम इनको 200 की लिमिट में काउंट करते, तब हम इनको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंटर वाले बच्चे इसमें फंस जाते हैं, पर ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा था फाउंडेशन में। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे इंटर के एग्जाम में यही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, लिखो जरा मेरे साथ। सबसे पहले किसका प्रोविजन आएगा? द प्रोविजन ऑफ द प्राइवेट कंपनी। लिखो रेलेवेंट प्रोविजंस। सर पेपर में ये चार्ट वार्ट बना के आ सकते हैं क्या? नहीं, पेपर में आप सिर्फ आंसर बना के आया करो। ये बादल बनाना, ऐसे कुछ तीर वीर निकालना, ये सब पेपर में नहीं करना होता। ठीक है, ये जो तुम ऐसे ऐसे करके आंसर लिखते हो ना, ये एग्जाम में नहीं लिखने होते। एग्जाम में यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। या तो फिर बना रहे हो तो प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाओ, पेंसिल स्केल से प्रॉपर एक फ्लो चार्ट बनाओ और फिर उसके बाद प्रॉपरली ऐसे आंसर्स को प्रेजेंट करो। मतलब ऐसा नहीं जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते समय हम लोग काफी सारी चीजें ऐसे कर देते हैं, तो सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में नहीं करके आओगे। रेलेवेंट प्रोविजन लिखो, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a private company is a company. A private company means a company. A private company means a company having minimum paid up share capital as prescribed. अभी तक कुछ prescribed है नहीं. Having minimum paid up share capital as prescribed and its AOA must contain। AOA में क्या क्या लिखा होना चाहिए? लिखो फर्स्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो, रुको इसको ऐसे और भी लिख सकते हैं, एंड बाय AOA, बस इतना लिख दो, एंड बाय AOA। अपने AOA से वो कंपनी क्या कर देगी? शेयर ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। RPL, वेरी गुड।
आरपीएल जो है हम कर देंगे रेस्ट्रिक्ट, आप रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर। सेकंड, लिमिट मैक्सिमम नंबर ऑफ members to 200 except OPC, but the above stated limit of 200 shall not include person who are in employment of company, person who are in employment of company, second person who were फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। फॉर्मर एम्प्लॉय क्या होता है? फॉर्मर एम्प्लॉय का मतलब होता है जो पहले कंपनी का क्या था, एम्प्लॉय था। पर्सन हु वर फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एंड दे वर मेंबर्स वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। ये वर्ड बहुत जरूरी है, ये अब नहीं लिखा तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, वो मेंबर होना चाहिए, जब वो एम्प्लॉयमेंट में था तब वो मेंबर था। नहीं नहीं यश, वो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दीपांशु नहीं लिखने की जरूरत है। दैट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट एंड दे सीज्ड टू बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बट कॉन्टिन्यू टू बी द मेंबर। फिर आप लिखोगे ज्वाइंट शेयर होल्डर को एक माना जाता है। ज्वाइंट शेयर होल्डर्स शैल बी काउंटेड एज वन। ज्वाइंट शेयर होल्डर शैल बी काउंटेड एज वन। ज्वाइंट शेयर होल्डर को आप वन काउंट करते हो। और तीसरी चीज क्या होती है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिट to invite the public to subscribe for its securities। प्रोहिबिट करते हो सिक्योरिटीज का सब्सक्राइब करवाने के लिए, इनविटेशन नहीं भेज सकते। लिमिट रखते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200 बट डज नॉट इंक्लूड हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड फॉर्मर एम्प्लॉय वाला मैंने लिखवा दिया तुमको, ठीक है। एंड रेस्ट्रिक्ट करते हो राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये सारी चीजें आप लिख लोगे। आपने पूरी डेफिनेशन लिख दी प्राइवेट कंपनी की। अब उसके बाद आप आ जाओ अपने कंक्लूजन्स पे, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। पहले फर्स्ट पॉइंट, तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68। सो एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68। अब सर एक बात बताओ, सर आपने यहां पे फैक्ट्स तो लिखे ही नहीं। अब देखो फैक्ट्स लिखने हैं तो जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स लिखने हो। अब ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि किस क्वेश्चन में मैं फैक्ट्स नहीं भी लिखूंगा। देखो मैं जो अब कंक्लूजन बनाने वाला हूं ना, वो इन्हीं मैटर के बेस पे बनाने वाला हूं। तो आप क्या करो, आप एक ही साथ मिला के लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि आप एक फैक्ट लिखोगे, फिर जब आप कंक्लूजन लिखोगे तो भी आपको बार बार तो लिखना पड़ेगा ना, 2 बार। तो आप उसी केस को जो दोनों आंसर आप लिख रहे हो उनके साथ मिला के लिख दो, तो अलग अलग आपको फैक्ट भी नहीं लिखना पड़ेगा और आपके कंक्लूजन के साथ ही आपका एनालिसिस फैक्ट सब एक साथ कवर हो जाएगा। तो एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68 मैं इसी के साथ फैक्ट्स इंक्लूड कर लूंगा। 25 मेंबर्स वर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी but
they cease to be employee on 28th of June 2016 and their present membership, देखो जो इनको 1 जुलाई को शेयर मिले थे, अगर मैं बोलता हूं तुमको ये वाला पैराग्राफ लिखना है तो आप इसको फैक्ट्स की फॉर्म में लिख लो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इनको 1 जुलाई को शेयर मिले थे वो इन्होंने 1 अगस्त को बेच दिए थे, तो पुराना सारा ड्रामा खत्म हो चुका है। इन्होंने जो शेयर खरीदे हैं 1 दिसंबर 2016 को, उनकी बात हो रही है। तो ये जो प्रेजेंट और ये वाले शेयर ये आज तक होल्ड करके बैठे हैं, ठीक है, हम इनकी बात कर रहे हैं। तो देयर प्रेजेंट मेंबरशिप दैट इज शेयर्स परचेज्ड ऑन 1st of December 2016 is taken after the date when they ceased to be employee of company. So they will be considered in the limit of 200. So they will be considered in the limit of 200 and company is required to reduce the members to convert into a private company. ठीक है जी। और सेकेंड पॉइंट जब मैं लिखूंगा तो सेकेंड वाले में क्या लिखूंगा, इफ these 25 members were ceased to be employee on 28th of June 2017, then at the time of getting present membership, तो जब इनको ये वाले शेयर जो इन्होंने 1 दिसंबर को खरीदे, ये इनको तब मिलते जब ये एम्प्लॉय थे, ये इनको तब मिलते जब ये एम्प्लॉय थे, और फिर इन्होंने 28 जून 2017 को एम्प्लॉयमेंट छोड़ भी दी होती तो ये एक्सेप्शन 2 में कवर हो जाते ना, कि ये मेंबर बने थे जब ये एम्प्लॉय में थे और उसके बाद इन्होंने जॉब छोड़ दी 28 जून 2017 को और आज तक ये कंटिन्यू टू बी द मेंबर है, तो फिर इन्हें 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाता, फिर कंपनी को मेंबर रिड्यूस नहीं करने पड़ते। तो दे एट द टाइम ऑफ गेटिंग प्रेजेंट मेंबरशिप they were employee of the company, they were employee of the company, so they will not be counted for the limit of 200 and company is not required to reduce the member. Company is not required to reduce the members to convert into a private company. यहां पर लिख लेना they will not be counted and they will be counted. तो यहां पर company is required to reduce the member and here the company is not required to reduce the member. This is your question number 2 और मेरे को बोलेंगे yes sir it is done done. एक बार सब लोगों ने अगर लिख लिया तो जल्दी से मेरे को बोल देंगे yes sir it is crystal clear, it is done, हमको समझ में आ गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लो जी,
इसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, सुनना जरा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, सुनेंगे आराम से। द इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 इज एज बिलो। पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी की दे रखी है 50 लाख रुपए, 5 लाख इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है, कैरिंग वोटिंग राइट्स 10 रुपए का एक, एंड देयर इज नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल देयर आफ्टर। तो कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितने रुपए की है, 50 लाख रुपए की, ठीक है। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, और इसमें वोटिंग राइट है। टर्नओवर कंपनी की कितनी दे रखी है, 2 करोड़ रुपए। कंपनी का टर्नओवर इज 2 करोड़ रुपीस। इट इज फर्दर अंडरस्टूड दैट येलो लिमिटेड विच इज द पब्लिक कंपनी इज होल्डिंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स फुल्ली पेड अप ऑफ दैट कंपनी। यानी ये जो येलो लिमिटेड कंपनी है, ये इस रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की क्या करती है, 2 लाख शेयर होल्ड करती है। तो 5 लाख में से आप 2 लाख शेयर होल्ड कर रहे हो, तो मैं बोलूं 40% शेयर होल्ड कर रहे हो। जल्दी से बोलो यस और नो, जल्दी से बोलो यस और नो। आप 5 लाख में से 40, अगर आप 5 लाख में से 2 लाख शेयर होल्ड कर रहे हो, तो आप 40% शेयर होल्ड कर रहे हो। बोलो ना, 5 लाख में से अगर आप 2 लाख शेयर होल्ड कर रहे हो, तो आप 40% शेयर होल्ड कर रहे हो। हाँ सर, पर हम थोड़ी बोलेंगे, हम में एटीट्यूड इतना है, हम आपको जवाब क्यों देंगे, हम तो कहीं और जवाब देंगे, है ना, नालायक। इधर सुनो, 5 लाख में से 2 लाख शेयर अगर आप होल्ड करते हो, तो 40% होल्ड कर रहे हो। एंड दिस रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एक्सक्लूडिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओ, ये कंपनी ने क्या करा, ये कंपनी ने अपने कैश फ्लो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं डाली। अच्छा चलो ठीक है, इसने कैश फ्लो नहीं डाली, और आरओसी ने नोटिस भेज दिया कि भाई आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों नहीं भेजी, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करनी जरूरी थी। आपको बताना है क्या ये रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज डीम्ड टू बी अ स्मॉल कंपनी, यस और नो। क्या ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी, तो मैं बोलूंगा हाँ ये स्मॉल कंपनी मानी जाएगी। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ स्मॉल कंपनी? पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए, बस वैल्यूज लिख दो चार्ट में कि इतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, और सब लोग लिखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल इतनी होनी चाहिए, टर्नओवर इतना होना चाहिए। अगर इतना पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर हुआ तो हम उसे स्मॉल कंपनी मानते हैं। सर, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर का क्राइटेरिया होता है 4 करोड़ 40 करोड़, और वो स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए, स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे दिख रहा है ये रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी, इसकी पेड अप शेयर कैपिटल भी 50 लाख है और टर्नओवर भी 2 करोड़ है, तो 4 करोड़ और 40 करोड़ के अंदर अंदर आ रहा है, तो इसकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हाँ, येलो लिमिटेड इसमें 2 लाख शेयर होल्ड करती है, बट येलो लिमिटेड उसमें 40% शेयर होल्ड कर रही है, यानी कि 50% से ज्यादा नहीं है, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं आएगा। तो इस केस में ये कंपनी स्मॉल कंपनी कहलाएगी। और क्या इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने में डिफॉल्ट करा है? नहीं, क्योंकि स्मॉल कंपनी को एक्सेप्शन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी फाइल करोगे तो चलेगा, तो ये कंपनी को एक्सेप्शन थी, इसलिए स्मॉल कंपनी ने क्या नहीं करा, कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बोलते कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं करा, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, राइट। तो अब आंसर लिखना शुरू करेंगे, जरा पहले रेलेवेंट प्रोविजंस। मैं आपको देखना चाहता हूं, मुझे बताओ, अभी इतनी देर से मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मेरे को बताओ मैं कौन सी चीजों के प्रोविजन लिखूंगा। लेट अस चेक, थोड़ा सा यहीं पे भी मैं साथ साथ टेस्ट ले लेता हूं। मुझे बताओ मैं कौन सी चीजों के प्रोविजन यहां पे लिखूंगा, कौन सी प्रोविजन मुझे लिखने हैं यहां पे। ये जो रिटर्न पीडीएफ होगी एज इट इज आंसर लिखने के बाद हम टेलीग्राम में डाल देंगे, ठीक है। टेलीग्राम में आपको ऐसा लिखी हुई पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, विद आंसर्स भी मिल जाएगी। डायरेक्ट प्लेन ब्लैंक पीडीएफ जो होती है क्वेश्चंस की, वो तो हम डालते ही डालते हैं, टेलीग्राम में ये वाली भी डाल देंगे। एक तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आएगी। आई वांट वन मोर थिंग, वेरी गुड, एक बच्चे ना देख, तो इतनी जल्दी जल्दी आंसर लिख रहे हो। कृतिक ने लिखा है करेक्ट आंसर, इतनी जल्दी आंसर भाग रहे हैं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन आएगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन आएगी, 2 डेफिनेशन आपको लिखनी है, ठीक है। लिखो 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 आंसर नंबर 3, और यहां लिखेंगे एज पर स्मॉल कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी का सेक्शन होता है सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब तुमने स्मॉल कंपनी के सेक्शन में पढ़ा होगा, उधर सेक्शन में 50 लाख और 2 करोड़ लिखा हुआ है, फिर रूल्स में उसको 4 करोड़ 40 करोड़ करा हुआ है। बट जब हम पेपर में आंसर प्रेजेंट करते हैं, हमको एक ही साथ सीधा क्या लिख देना है, 4 करोड़ 40 करोड़, काम खत्म।
As per section 2 clause 85 of the Companies Act, small company means a private company, whose, अच्छा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर वाला जो क्राइटेरिया होता है, इसके बीच में एंड है या और है? इन दोनों के बीच में एंड है या और है? हाँ जी, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी डज नॉट एक्सीड ₹4 crore एंड टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं एंड है, यहां और नहीं है, यहां पे क्या है? एंड है। टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, या रुको रुको रुको, यहां एक लाइन और लिख सकते हो, और सच हायर अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग such an amount as may be prescribed not exceeding 10 crore and turnover does not exceed 40 crore rupees or such higher amount not exceeding such higher amount as may be prescribed not exceeding 100 crore। ये 10 और 100 का फंडा पता है ना, ये रिवीजन में बता रखा है बहुत डिटेल में, ठीक है? ठीक है सर। फॉलोइंग कंपनीज shall not be treated as small company। कौन सी कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं मानते? एक तो कोई होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी हो, ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन 8 कंपनी हो, या एनी कोई बॉडी कॉर्पोरेट, बीसी मतलब कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज गवर्न्ड बाय एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लिखूंगा एज पर सेक्शन 2 क्लॉज, फाइनेंशियल ईयर का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सेक्शन याद है? 2 क्लॉज 40, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, statement of profit and loss in case of NPO, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये प्रॉपर लिखना पूरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी उसके बाद आएगा आपका, सी वाला इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, and last is explanatory notes annexed thereto, provided that कौन सी कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती? तो मैंने कोड बताया था, पड़ोस वाली कंपनी, PDOS, पड़ोस वाली कंपनी जो है उसको नहीं बनाने होते, उसको कैश फ्लो फाइल नहीं करने होते, बनाने तो है, फाइल नहीं भी करोगे तो चलेगा। प्रोवाइडेड दैट प्राइवेट कंपनी जो कि एक स्टार्टअप है, डोरमेंट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल कंपनी may not include cash flow statement while filing financial statement. अब मैं आ जाऊंगा इधर एनालिसिस एंड कंक्लूजन पे। नाउ आई विल कम टू एनालिसिस एंड कंक्लूजन। फर्स्ट पॉइंट मेरे से क्या पूछा गया था?
सर फर्स्ट पॉइंट मुझसे ये पूछा गया था, क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी मानी जाएगी, हाँ या ना। और अगर आप यहां पे लिखोगे तो आपको वो सब्सिडरी वाली जो डेफिनेशन है वो भी एक जो मैंने ऊपर लाइन लिखवाई थी एज स्टेटेड अबव, उतना यहां पर आपको वो भी लिखना है। जितना सब्सिडरी वाला पॉइंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था बस वो उतनी लाइन और लिख देना कि सब्सिडरी कंपनी तब मानी जाती है जिसमें होल्डिंग कंपनी 50% ज्यादा वोटिंग पावर लेती है या बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, बस उससे ज्यादा नहीं लिखना, पूरा ही नहीं लिखने बैठ जाना सब्सिडरी की डेफिनेशन। अब मैं आता हूं फर्स्ट पॉइंट पे, क्या इसको हम स्मॉल कंपनी मानेंगे। इन द गिवन केस द येलो लिमिटेड is holding 2 lakh shares of Resolution Private Limited, which is 40% of its total shares. So, Resolution Private Limited is not a subsidiary of Yellow Limited. Is not a subsidiary company of Yellow Limited. तो ये Yellow Limited की सब्सिडरी नहीं है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा फर्दर द पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ रेजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज विद इन द क्राइटेरिया स्टेटेड इन द प्रोविजन। जो क्राइटेरिया प्रोविजन में बताया उसके अंदर अंदर ही हो आप। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज अ स्मॉल कंपनी। हम बोलेंगे यस सर ये एक स्मॉल कंपनी है क्योंकि क्राइटेरिया विद इन द प्रोविजन है और ये सब्सिडरी कंपनी नहीं है येलो लिमिटेड की, तो इसे स्मॉल कंपनी माना जाएगा। और सेकंड पॉइंट ही क्या पूछ रहा था, सेकंड पॉइंट इसने पूछा था हमसे कि बताओ क्या इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट करा है, तो आई विल से नो। एज पर सेक्शन 2 clause 40 अ स्मॉल कंपनी may not include cash flow statement while filing financial statement. So, as per the provision, this resolution private limited has not defaulted in फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। दिस इज योर प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी यहां पर ये अंडरलाइन कर देना कि इन्होंने कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हो समझ में आया? किस किस को समझ में आ गया है? जिसको समझ में आ गया है वो एक बार फटाफट से इधर चैट पे मेरे को बता देंगे यस सर इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू अस। अब हम लोग जो है अगले वाले क्वेश्चन पे चल सकते हैं। हमको एकदम बढ़िया बढ़िया समझ में आ गया है। क्लियर सर। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। हो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पता है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन क्वेश्चंस को देखकर आपको ना ऐसे दुग दुग होने लग जाती है। जिन क्वेश्चंस को देखकर ना आपको ऐसे क्या हो जाता है, ऐसे दुग दुग हो जाती है। सर बट दुग दुग का मतलब पता है क्या होता है? तुमको ऐसा लगता है कि यार ये वाले क्वेश्चन पेपर में आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि ये वाले क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना ये सिर्फ तुमको ऐसा साइज देख के तुम घबरा जाते हो। इसमें इतनी सारी बातें तो जो है ना वो इररिलेवेंट होती हैं। तो आपको पहले ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में कितना पार्ट आपके लिए रेलेवेंट है, कितना पार्ट इररिलेवेंट है। जो रेलेवेंट है ही नहीं है उसको छोड़ो ना, उसको मिट्टी पाओ। मैंने बोला ओ, पर मैं तुमको एक अच्छी चीज बताऊंगा रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। पहले पढ़ो मेरे साथ, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। फॉलोइंग आर सम ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड बाय द डिफरेंट कंपनी रिलेटेड विद ईच अदर एज फॉलोज।
ये कंपनियां जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज इशू कर रखी हैं। आपको बताना है कि जो ये सिक्योरिटीज इशू करके बैठे हैं, क्या इन्हें लिस्टेड कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इन्हें लिस्टेड कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो देखो, एक ये कंपनी है, इसका नाम इन्होंने रखा, पता नहीं कहां कहां से नाम ढूंढ के लाते हैं, क्लेश रहित लिमिटेड। इसने अपने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करके उसे लिस्ट करा दिया। तो क्या इसे लिस्टेड मानते हैं? नहीं। अगर कोई पब्लिक कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लाकर लिस्ट करा देती है जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं होते, तो हम बोलते हैं भैया ऐसी कंपनी लिस्टेड नहीं है। फिर ये बोलता है ये कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी को प्राइवेट प्लेसमेंट से लाके लिस्ट करा रखा है, क्या इसे लिस्टेड मानेंगे? नहीं, इसे भी लिस्टेड नहीं मानेंगे। इसको भी आप लिस्टेड नहीं मानोगे। ओ, एंड इस कंपनी ने, ये प्राइवेट कंपनी है, इसने अपनी नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी प्राइवेट प्लेसमेंट से लाके लिस्ट कराई, इसको भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। अब मैं तुमको एक बात बताऊं, ये तीनों कंपनी लिस्टेड नहीं है, ठीक है? तुमको सीधा सीधा साफ साफ सा क्वेश्चन मिल गया कि ये रूल 2A का क्वेश्चन है, सेक्शन 2 क्लॉज 52 का क्वेश्चन है, लिस्टेड कंपनी वाला, सिंपल। फिर सर ये क्या दे रखा है? कुछ नहीं, इनका आपस में एक दूसरे से रिलेशन बता रखा है। ये जो कंपनी है, ये इस कंपनी के 2/3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है। इस मतलब अगर इस कंपनी में 6 डायरेक्टर्स हैं तो उसमें से 4 डायरेक्टर ये अपॉइंट करने की पावर रखती है। तो अगर मैं बोलूं ये 4 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर रखती है, तो भैया ये होल्डिंग बन गई और ये सब्सिडरी बन गई। ये होल्डिंग बन गई और ये सब्सिडरी बन गई क्योंकि आप उसके बोर्ड को कंट्रोल कर पा रहे हो। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ये कंपनी जो है, ये इस कंपनी में 60% वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो ये होल्डिंग बन गई, ये सब्सिडरी बन गई। और क्योंकि सजागता जो है वो इंद्र या, ये क्या नाम है इनके, तो नाम इतने कंफ्यूजिंग है, मैं एस आई और के बोल लूंगा, ठीक है? के आई और एस लिमिटेड, ठीक है? के लिमिटेड, आई लिमिटेड, एस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो एस प्राइवेट लिमिटेड है, थर्ड वाली कंपनी जो एस प्राइवेट लिमिटेड, ये आई वाले की सब्सिडरी है, आई वाला के वाले की सब्सिडरी है, तो एस वाला चेन होल्डिंग की वजह से एस वाला जो है वो के वाले की भी तो सब्सिडरी हो जाएगा। हाँ, और ये जो सजागता प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये कंपनी 52% इक्विटी शेयर होल्ड करती है किसी प्रतिभूत कंपनी के एज एन इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कंपनी इन द कैपेसिटी ऑफ ट्रस्टी। हाँ, तो वो तुम्हारा सब्सिडरी बनेगा क्योंकि तुम उसमें शेयर होल्ड करते हो इन द ट्रस्टी कैपेसिटी। फिड्यूशियरी कैपेसिटी में आप दूसरी कंपनी में कितना होल्ड करते हो उसे हम होल्डिंग सब्सिडरी निकालने के लिए कंसीडर नहीं करते। समझ में आई? तो सर ये सारी रामायण क्यों दी है? पता नहीं, जानबूझ के बच्चों को परेशान करने के लिए ये वाली रामायण दी हुई है। पर अगर मान लो कभी इंस्टीट्यूट थोड़ी सी गेम खेलना चाहे तो पता है क्या खेलेंगे? वो आपको एज इट इज यही वाला क्वेश्चन देंगे, पर अब की बार जो पेपर में नीचे क्वेश्चन पूछे होंगे वो यहां से नहीं, वो यहां से पूछे होंगे। वो यहां से नहीं पूछेंगे, वो यहां से पूछेंगे। आपको सेम टू सेम डेटा दे दिया जाएगा और फिर आपसे ये पूछा जाएगा बताओ कौन किसका सब्सिडरी है, कौन किसकी होल्डिंग है। तो यही सेम टू सेम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट होल्डिंग सब्सिडरी के लिए यूज कर सकता है, या अगर उनके दिमाग में नहीं भी आया होगा तो मैं बना सकता हूं ऐसा क्वेश्चन। मैं तुमको बोल रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन उठाओ, बच्चे को लगेगा ओए ये तो देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया, सर ने बताया था तीनों अनलिस्टेड अनलिस्टेड। तुमने लिखना शुरू, बिना नीचे देखे क्या पूछा क्या नहीं पूछा, तुम फटाफट लिखना शुरू कर दोगे आंसर। सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी रूल नंबर 2A फला। थोड़ी देर बाद तुमको रियलाइज होगा नीचे वो पूछ रहा होगा बताओ कि ये कंपनी क्या है, लिस्टेड है या नहीं है। अब जैसे यहां पर इन्होंने दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए, बहुत बढ़िया। कौन किसकी सब्सिडरी है, कौन किसकी सब्सिडरी नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है। और बी पार्ट में आपसे रिलेशन भी पूछ लिया और ए पार्ट में आपसे लिस्टेड भी पूछ लिया। मतलब 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम पहले लिस्टेड पूछोगे पूरा, फिर तुम सब्सिडरी वाला पूछोगे पूरा। बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत ही अच्छे। तो इस वाले में ये रिमार्क्स वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यहां यूज हो जाएगा बी वाले में, रिलेशनशिप बताने में। और जो ये वाला पार्ट है ये आपका यूज हो जाएगा लिस्टेड वाले में। बहुत बढ़िया। लिखो जी, सबसे पहले मैं लिखूंगा आंसर रेलेवेंट प्रोविजन। इसका सब्सिडरी वाला जो पार्ट है वो तुम सेल्फ लिखोगे, ठीक है? लिखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 लिस्टेड कंपनी मींस, पहले पूरा लिस्टेड का प्रोविजन लिख दो। लिस्टेड कंपनी मींस लिस्टेड कंपनी मींस द कंपनी whose securities are listed on recognized stock exchange. Whose securities are listed on recognized stock exchange
एज पर रूल 2A, following companies shall not be considered as listed company. किस किस को लिस्टेड नहीं माना जाता, पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट। सर किस किस को लिस्टेड नहीं मानेंगे, फर्स्ट पॉइंट पब्लिक कंपनी, पब्लिक company whose equity shares are not listed on any recognized stock exchange but listed non-convertible redeemable preference share issued by private placement। इसके आगे ना जो रूल आपको दे रखा है बुक के अंदर, उसके अंदर सेबी की रेगुलेशंस का नाम भी डाला हुआ है। अगर सेबी की रेगुलेशन नहीं भी याद आ रही तो इतना लिख दो, सेबी रेगुलेशन इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट एज पर सेबी रेगुलेशन। इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, एज पर सेबी रेगुलेशन, ठीक है, तो आप भी ये लिख दोगे, चल जाएगा। सेकंड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी इशूड बाय प्राइवेट प्लेसमेंट as per SEBI regulation। As per SEBI regulations और both। सेकेंड पॉइंट होता है प्राइवेट कंपनी whose non-convertible debt security are listed issued by private placement as per SEBI regulations, as per SEBI regulation। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, पब्लिक कंपनी whose equity shares are not listed in India public company whose equity shares are not listed in India but listed in jurisdiction outside India। listed in jurisdiction outside India, तो इन लोगों को हम क्या नहीं मानते, लिस्टेड नहीं मानते। तो मैं यहां लिखूंगा कंक्लूजन ऑफ पॉइंट ए। वो आपसे पूछ रहा है बताओ कौन लिस्टेड है कौन लिस्टेड नहीं है, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट पॉइंट, ए का कंक्लूजन दे रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, जो पहली कंपनी है जिसका नाम क्या है, क्लेश रहित लिमिटेड, इज अ पब्लिक कंपनी हुज इक्विटी शेयर is not listed but it has listed its non-convertible redeemable preference share issued by private placement। So as per rule 2A it is not a listed company, इसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा, हम इसको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। सेकेंड कंपनी का नाम था क्या, इंद्रिय दमन, इंद्रिय दमन लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी whose equity shares are not listed but it has listed, आपने लिस्ट करा रखा है क्या, बट इट हैज लिस्टेड। सर थर्ड वाले पॉइंट का यूज इस क्वेश्चन में नहीं है तो उसको नहीं लिखे तो चलेगा। देखो मैं तुमको बताऊं, इसका यूज नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो चल तो जाएगा, बट अगर पूरी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं तो इट्स क्वाइट गुड कि आप पूरी डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लिख देने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है, तो इट इज बेटर टू राइट डाउन द एंटायर डेफिनेशन। बट हाँ, जैसे सब्सिडरी वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा, अब उधर पूरी डेफिनेशन लिखने का सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि बहुत ही सारी चीजें हैं, उतना अननेसेसरीली मैं नहीं लिखूंगा। तो यहां एक पॉइंट बन रहा है तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। So Indriya Daman Limited is a public company whose equity shares are not listed, but it has listed its non-convertible debt. हाँ, यस, ऐसा भी लिख सकते हो एज पर द अबव। देखो पता है क्या, थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा। बच्चे क्या बोलते हैं, ये वाले पॉइंट में ना हम ऐसे नहीं लिख सकते फर्स्ट सेकंड थर्ड, एज पर अबव स्टेटेड प्रोविजन, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड। तो थोड़ा सा तो आंसर फ्रेम करके दो ना, थोड़ा सा तो आंसर फ्रेम करके दो। इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी issued by private placement. So, as per rule 2A, it is not a listed company. इसे listed company नहीं माना जाएगा। And third point, सजागता प्राइवेट लिमिटेड as listed, its non-convertible debt security issued by private placement. So, as per rule 2A, it is not a listed company. इसे हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। ये आपका लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। इसके बाद अब आपको बताना है सब्सिडरी वाला पूरा, तो वो मैं तुमको सेल्फ दे रहा हूं, तुम कैसे लिखोगे। पहले आपको पूरी सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखनी है। मैं तुमको थोड़ा सा बताता हूं। सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 87 लिखना शुरू करोगे, ठीक है। जितना अपन ने ऊपर लिखी थी वो तो लिखोगे। फिर उसके बाद यहां पर आप क्या लिख दोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे। यहां पर आप एक्सप्लेनेशन लिखोगे। एक्सप्लेनेशन में वो लेयर वाला कॉन्सेप्ट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो लेयर वाली एक्सप्लेनेशन लिख देना। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कॉम्पोजिशन कंट्रोल कैसे होता है वो वाली एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसे आप कंट्रोल करते हो, अगर आप उसके या तो सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट या रिमूव करने का राइट रखते हो। यही बोलते हैं ना सेक्शन 2 क्लॉज 87 की एक एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, हम उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंट्रोल तब रख पाएंगे अगर उस कंपनी में सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर हम अपॉइंट कर सकते हैं या हम रिमूव कर सकते हैं। ऑल और मेजॉरिटी यू कैन अपॉइंट या ऑल और मेजॉरिटी यू कैन रिमूव, तो आप कंट्रोल कर पाओगे। तो वो वाला पॉइंट जरूर लिखना। और एक वो प्रोवाइजो जरूर लिखना। प्रोवाइजो नहीं, इट्स एमसीए सर्कुलर। मैंने रिवीजन में सब बताया हुआ, अगर तुमको कोई टॉपिक पे दिक्कत हो प्लीज रेफर द रिवीजन वीडियो, उसमें मैंने सारे टॉपिक समझाए हैं। यस, वेरी गुड। ये है बच्चा जिसने लिखा है इंद्रजीत, वेरी गुड बेटा। कि यहां पर सर हम वो फिड्यूशरी कैपेसिटी वाला जो पॉइंट है वो भी रेफर करेंगे, क्योंकि मेरे को फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले पॉइंट को थर्ड कंपनी में यूज करना पड़ेगा कि ये कंपनी जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में ट्रस्टी की तरह होल्ड करके बैठी है किसी कंपनी में 52%, ये आपका होल्डिंग सब्सिडरी के लिए काउंट नहीं होता। तो आप वो फिड्यूशरी कैपेसिटी वाला पॉइंट भी लिखोगे। और ये सारा लिखने के बाद देन यू स्टार्ट राइटिंग कंक्लूजन्स कि यस, फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका होल्डिंग माना जाएगा, जो क्लेश रहित लिमिटेड है वो होल्डिंग माना जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो आई वाली कंपनी है वो सब्सिडरी मानी जाएगी। फिर वो जो सारा मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया वो आपको कंक्लूजन्स फाइनल देने हैं। तीनों कंपनी के रिलेशनशिप आपको बताने हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? अशोक क्या पूछ रहा है? जो क्वेश्चंस मेरे राइटिंग प्रैक्टिस वाले हैं अशोक, दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द टेलीग्राम, वो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। राइट, एक बार सब लोग बता देंगे एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं सिर्फ अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी सब्सिडरी का ही क्वेश्चन है। इधर आ जाएंगे जरा एक बारी, और अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, सब्सिडरी का क्वेश्चन है। यहां पर भी हमको सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो मैं एक बार यहां लिखवा दूंगा, तुम्हारा सब्सिडरी वाला कवरेज यहां हो जाएगा। पर तुम ये वाला पार्ट प्लीज सेल्फ करोगे एक बारी, ठीक है। ये वाला सेल्फ आपको पूरा लिख लेना है, और रहेगा तो मैं इसका जो आंसर होगा वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो मैच कर लेना उधर से, ठीक है। चलो, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैं तुम्हें एक सेल्फ, मैंने बोला ना सेल्फ प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में डाल दिया करूंगा, क्वेश्चन आंसर दोनों इमेज। और तुमको जो टेस्ट वाइज क्वेश्चंस और सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, गो टू द प्रीवियस प्लेलिस्ट, ओपन दैट, लेक्चर देख के मत लिखो, खुद से लिखना शुरू करो, और खुद से लिखने के बाद उसके बाद आंसर आगे कंटिन्यू कर लो।
ठीक है, जब आप अटको या पूरा आंसर लिख लो फिर स्किप कर कर करके देख लो, और ऐसा बहुत बच्चों ने करा और मुझे बताया दैट इससे टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कितना कितना क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, ठीक है सर। चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो मेरे साथ पढ़ेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है सुनना जरा मेरी बात। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड इज 1 करोड़ कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 8 लाख इक्विटी शेयर है, ठीक है, 10 रुपए का एक है, फुल्ली पेड अप है। 2 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, 10 रुपए का एक है, ये भी फुल्ली पेड अप है। एक कंपनी है न्यू प्राइवेट लिमिटेड और एक कंपनी है अल्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड। दे आर होल्डिंग 3 लाख इक्विटी शेयर एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ अल्टर लिमिटेड। तो ये अल्टर है, इसके 8 लाख शेयर है। इसमें 2 कंपनियां शेयर होल्ड करती हैं, एक न्यू प्राइवेट और एक अल्ट्रा प्राइवेट। ये 50,000 शेयर होल्ड करती है, ये 3 लाख शेयर होल्ड करती है। न्यू प्राइवेट लिमिटेड एंड अल्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड आर द सब्सिडरी ऑफ पीक्यूआर। वाओ, ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे यहां पर मेरी क्लास वाले बच्चे हैं ना, जो बच्चे यहां पर मेरी क्लास वाले बच्चे हैं वो बता पाएंगे। ये क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको क्लास में करा रखा है। ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, आपको याद आ रहा होगा। यस सर, ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है, जहां पर मैंने शिव और मानव वाला करके क्वेश्चन कराया होगा इसका बना के। यस सर, हमने शिव मानव वाला क्वेश्चन किया हुआ है कि वो कंपनी डायरेक्टली उसमें कुछ होल्ड नहीं कर रही बट अपनी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड कर रही है। ओ हाँ, और एक कंपनी और है यहां पर, इन्होंने कौन सी डाली, PQR। ये इसकी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी है। अब आपको बताना है क्या ये अल्तर इसकी सब्सिडरी है PQR की, बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा नहीं है, यहां मैं बोलूंगा नहीं है, क्योंकि ये अपनी सब्सिडी, देखो ये खुद तो कुछ होल्ड करता नहीं, इसमें डायरेक्टली कुछ तो होल्ड करता नहीं, पर ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू, ये अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड करता है, 3.5 लाख शेयर। तो 8 लाख में 3.5 लाख 50% से ज्यादा नहीं होते। तो आप अपनी सब्सिडरी के थ्रू 50% से ज्यादा होल्ड नहीं करते हो, यू आर नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, यू आर नॉट अ सब्सिडरी, यू आर नॉट अ होल्डिंग, राइट। बट बोल रहा है अगर मान लो ऐसा हो जाता कि PQR के पास इसके 9 में से 8 डायरेक्टर अपॉइंट करने की पावर आ जाती, तो मैं बोलता यस, फिर आप होल्डिंग बन जाते, ये सब्सिडरी बन जाता, क्योंकि आपके पास बोर्ड का कंट्रोल आ जाता। फिर आपके पास बोर्ड का कंट्रोल आ जाता तो हम यहां पर लिखना शुरू करेंगे, आंसर लिखेंगे मेरे साथ। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, subsidiary company means a company in which holding company, subsidiary company means a company in which holding company control composition of board of director, control composition of board of director, या फिर exercise more than 50% voting power itself or through one or more subsidiary। फिर यहां पर आप लिखोगे relevant explanation for this। सारी एक्सप्लेनेशन हमको नहीं लिखनी, यहां पे जो जरूरी है मैं वो लिखूंगा बस। चारों एक्सप्लेनेशन मत डाल के आना, इसके अंदर 4 एक्सप्लेनेशन है। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट, a company is deemed to be a subsidiary company of holding company. A company is deemed to be the subsidiary company of holding company if any subsidiary company of such holding company holds any of control stated above in such other company। तो अगर मैं एक होल्डिंग कंपनी हूं, मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, वो सब्सिडरी कंपनी अगर किसी कंपनी में वही वाले कंट्रोल होल्ड करेगी, ये वाले दोनों में से कोई भी, तो वो कंपनी भी मेरी क्या मानी जाएगी, सब्सिडरी मानी जाएगी। यानी मेरी सब्सिडरी अगर ऐसा कुछ होल्ड करती है किसी कंपनी में,
तो वो उसकी सब्सिडरी बनेगी, और क्योंकि ये मेरी सब्सिडरी है तो मेरी सब्सिडरी की सब्सिडरी भी मेरी सब्सिडरी हो जाती है लेयर कॉन्सेप्ट की वजह से। मोर देन 50% भी लिख सकते हो, मोर देन हाफ भी लिख सकते हो, दोनों वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक है सर, ओके। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे सेकंड, कंट्रोल ऑफ composition of board of director means when a company is able, या ऐसे रुको, कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर is held by other company when such other company is able to appoint or remove all or majority of directors of the company. तो हम बोलेंगे आपके पास कंट्रोल आ जाता है। अब यहां पर हम लिखेंगे फैक्ट्स एंड एनालिसिस वाला केस। तो इन द गिवन केस न्यू प्राइवेट लिमिटेड एंड अल्ट्रा प्राइवेट लिमिटेड आर subsidiary company of PQR Private Limited, but they together hold less than 50% of voting power. They together hold less than 50% of voting power. So PQR Private Limited cannot be 50% वोटिंग पावर ऑफ किस कंपनी, ये भी लिख दो, ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. So PQR Limited cannot be considered as holding company of अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. इसको हम होल्डिंग कंपनी नहीं मान सकते. पर सेकंड केस क्या पूछा था, अगर मान लो 9 डायरेक्टर में से 8 डायरेक्टर अपॉइंट कर लेता तो फिर वो होल्डिंग सब्सिडरी में आ जाते. मुझको तुम बताओ, अगर पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड 9 में से 8 डायरेक्टर अपॉइंट करते तो हो जाता. हाँ सर. हाउएवर इफ PQR Private Limited has 8 out of 9 directors on बोर्ड ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. अगर वो अल्तर प्राइवेट लिमिटेड के 9 डायरेक्टर जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हैं उसमें से 8 डायरेक्टर्स तो इसने बिठाए हैं पीक्यूआर ने, तो फिर तो होल्डिंग बनेगा ना. दैट इज पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. सो इन दैट केस PQR Limited, PQR Private Limited will be considered as
होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ अल्तर प्राइवेट लिमिटेड. यहां मैं बोलूंगा पीक्यूआर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी मानी जाएगी किसकी? अल्तर प्राइवेट लिमिटेड की. पर ऊपर वाले केस में पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड नॉट बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी बिकॉज they together hold less than 50% of the voting power. Here they have controlled the composition of the board of director. तो हम बोलेंगे yes it is considered as a holding company. रूही पूछ रही है चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से हैं? पूरा लॉ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, ये सब मजे मत लेना. राइट मेरे को बताओ एक बार सब लोग लेके, हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे और बहुत सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई. काफी लोगों ने आज पहली बार ये चैनल पे सेशन अटेंड किया होगा. Whether you have got anything useful, whether you have got anything, कुछ समझ में आया, कुछ चीजें समझ में आई, कुछ अच्छा लगा, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा. yes sir, we are able to write down the answers. राइट तो जो भी आपको जैसा भी रहा तो आपको जरूर कमेंट में लिख के जाना है बिकॉज योर कमेंट गिव्स मी एनकरेजमेंट, योर कमेंट गिव्स मी इंस्पिरेशन. ठीक है, मतलब वो मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं. तो जरूर तुमको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है. वट एवर इज योर फीडबैक यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स ताकि उसको अपन और अच्छा कर सके और बेटर चीजें तुम्हारे लिए लेके आ सकें. ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे चैप्टर के क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं और तुम लोग लाइव अटेंड करोगे मेरे साथ. ठीक है, अब तुमने आज लाइव अटेंड करा ना, जो देखो जो कंसिस्टेंसी से लाइव होगा ना ऐसे उसका बेड़ा पार हो जाएगा. बता रहा हूं आपको लाइव मेरे साथ साथ अटेंड करना है. अब अगला चैप्टर जो है हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2. चैप्टर नंबर 2 विल बी इनकॉर्पोरेशन करेंगे हम परसों. तो मैं बोल रहा हूं जो थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा मैं तुमको टाइम दे दूंगा. अब जैसे छोटे चैप्टर है, चार्जेस हैं, डिविडेंड है, डिपॉजिट्स हैं, तो ये मैं बैक टू बैक एक दिन पे ले लूंगा. जैसे आज चार्जेस कराया, कल डिविडेंड, कल उसके बाद आपका डिपॉजिट्स. मतलब इस तरीके से छोटे छोटे चैप्टर फिर मैं आपके साथ साथ आपको कराता चला जाऊंगा. राइट, अब ये वाली जो पीडीएफ है एज इट इज अभी मैं विद आंसर्स आपको टेलीग्राम के अंदर डाल दे रहा हूं. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उसमें से आप क्या कर लेना, इसको ज्वाइन करके इसको ले लेना. ठीक है, और इसको अपने पास सेव करके रखना. राइट, और जितने भी जो भी क्लासेस आपकी शेड्यूल होंगी चैनल पे ही शेड्यूल होंगी. तो चैनल को इसलिए बोल रहा हूं सब्सक्राइब करके रखना कि कोई वीडियो कोई भी चीज मिस आउट ना हो और आपको मिल जाए, सो दैट आप देख लेना एक बार. ठीक है, हाँ राइटिंग आपको थोड़ा सा इंक्रीज करनी पड़ेगी. ओके सर, कोई बात नहीं. आश्लीषा गर्ग, तो जो भी डाउट रहेगा मेरे से पूछ लेना. कुछ और रहे तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, वो तो ओपन रहेगी. नहीं तो मेरे से व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कहीं पे भी कुछ भी पूछ सकते हो. राइट, अब हम कब मिलेंगे? परसों फॉर द चैप्टर नंबर 2. ऐसे करके मैं तुम लोगों को ये सारे जो चैप्टर्स है ना, ये सारे चैप्टर्स मैं तुम लोगों को फ्री कर दूंगा 8 दिसंबर तक. ठीक है, 8 दिसंबर तक अपन ये सारी चीजों से फ्री हो जाएंगे. अब बात आई सर एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू के लिए आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो इन अ डे और 2. कल या परसों मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा रिगार्डिंग द एमसीक्यूज. तुम्हारे एमसीक्यूज के मैसेज मेरे पास आ गए थे तो मैं एमसीक्यू भी करा देने वाला हूं, उसकी कोई टेंशन मत लेना. ठीक है, एमसीक्यू भी हो जाएंगे, उसकी भी टेंशन छोड़ दो. राइट, पूरा प्रॉपर चैप्टर वाइज शेड्यूल जो रहेगा वो मैं तुमको टेलीग्राम में दे दूंगा. आज शाम तक का टाइम दो, टेलीग्राम में तुमको शेड्यूल में तुमको डाल दूंगा, तुमको थोड़ा आइडिया रहेगा. Right, sir. So I am waiting for your comments. You have to give the feedbacks in the comments and do like the video and do subscribe the channel. And if you found it useful, then you have to share it with all your friends. This is all for today. And I used to say at the end of every class that keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है. कोई कहीं है जो आपके सक्सेसफुल होने का वेट कर रहा है. It is your parents, it is your teachers, it is your friends, it is your family, it is absolutely you. So I always say that you have to keep working very, very hard as someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye. See you in the next class live. परसों सेम टाइम सेम जगह 5 बजे. ठीक है, बाय बाय.